फ्रेयान का पर्यावरणीय प्रभाव। फ्रेयान प्रशीतक के रूप में प्रयोग किए जाने वाला मुख्य रसायन है तथा फ्रेयान वातावरण में ओजोन क्षरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। साथ साथ ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी उत्तरदायी होता है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक होती प्रभाव CO2 से अधिक होता है। अर्थात वायुमंडल में जो हम प्रशीतक में गैस एसी या फ्रीजर में जो फ्रेयान भरे जाते हैं उससे ज्यादा अधिक वातावरण दूषित होता है। ओजोन के लिए उत्तरदायी होता है क्या? फ्रेयान, जिसे संक्षेप में निम्न जैसे क्लोरोफ्लोरो डाइक्लोरोडाइफ्लोरो मेथेन की क्रिया टूटता तो CCCl4 बनता है। ये क्रिया करके ClO देता है प्लस O2, क्लोरोClO ऑक्सीजन में O2 मुक्त कर देता है Cl। ठीक, इसके बाद आपका है टेफ्लॉन। एक बार और उसकी टिप्पणी हम जान लेते हैं। वाकई में टेफ्लॉन क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को टेफ्लॉन कहते हैं। यानी एन का मतलब पॉली, बहुत से अणु मिल करके बहुलीकृत करते हैं तो टेफ्लॉन प्राप्त होता है, इसलिए पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को टेफ्लॉन कहते हैं। इसका टेफ्लॉन का उपयोग रासायनिक रूप से निष्क्रिय यौगिक होता है, इसलिए इसका उपयोग अम्ल क्षार रोधी, ताप रोधी एवं विद्युत रोधी पदार्थों में करते हैं। टेफ्लॉन का प्रयोग नॉनस्टिक बर्तन बनाने में भी किया जाता है और अम्ल क्षार रोधी यानी अम्ल क्षार से क्रिया न करने वाले पदार्थों में किया जाता है और ताप रोधी एवं विद्युत रोधी पदार्थों को भी बनाने में प्रयोग किया जाता है। एक बार और फ्रेयान को देख लेंगे। यहां से फ्रेयान का पर्यावरणीय प्रभाव। ठीक, ये प्रशीतक के मतलब एयर कंडीशन वगैरह में जो चलता है उसमें इसका यूज किया जाता है। वातावरण में ओजोन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, यानी वातावरण को ज्यादातर प्रभावित करता है। ठीक, ये CO2 से ग्रीन हाउस प्रभाव CO2 से भी अधिक होता है इसका, यानी इस फ्रेयान का प्रयोग करने से वातावरण अत्यधिक प्रभावित होता है, यानी दूषित होता है। ठीक, दूसरा टॉपिक है टेफ्लॉन जो है मतलब पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को टेफ्लॉन कहते हैं। ठीक, ये NCl3 बहुलीकरण से प्राप्त होता है। टेफ्लॉन रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, इसलिए इसका उपयोग अम्ल क्षार रोधी यानी ताप रोधी एवं विद्युत रोधी पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इसके बाद आता है अगला टॉपिक आपका RS विन्यास क्या है ये आप जानेंगे। RS विन्यास कहा जाता है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें किरेल या असम्मित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है RS विन्यास प्रदर्शित करते हैं। RS विन्यास एक प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन है, रिलेटिविटी सापेक्ष कॉन्फ़िगरेशन जिसको कहा जाता है, सापेक्ष विन्यास कहा जाता है RS एक दूसरे को, यानी एक ही अणु में दो रूपों में दो नामों से जाना जाता है, उसी को कहते हैं माने सापेक्ष कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन या सापेक्ष विन्यास। उसी क्रम में आपने देखा कि कान, इनगोल्ड और प्रेलोगन ने एक प्रस्तुत किया। इनके अनुसार एक असम्मित या किरेल को निम्नलिखित प्राथमिकता के आधार पर RS विन्यास कहा जाता है। पहला कि असम्मित कार्बन परमाणु से जुड़े हुए चारों परमाणुओं या समूहों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। दूसरा, सबसे कम प्राथमिक ग्रुप या एटम के
लगे होने की विपरीत दिशा में अणुओं को देखते हुए विभिन्न समूहों के गुणों को असममित कार्बन परमाणु पर घटते हुए प्राथमिकता क्रम में लगाते हैं। ठीक, प्राथमिकता क्रम में लगाते हैं, जैसे ब्रोमीन, फिर क्लोरोबिन, थायो SH है, फ्लोरीन, OR, OH, NO2 नाइट्रो समूह, NR3 एमीन, टर्सरी सेकेंडरी एमीन NH2, COR, एस्टिक एसिड का क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड, फिर एल्कोहलिक ग्रुप है CN, C6H5 फेनिल, CR3, और इसी क्रम में CH3CDH ऐसे है। अब इसका है हम कहा जाता है, यदि प्राथमिक क्रम दक्षिणावर्त हो तो R, लैटिन शब्द होता है रेक्टस, रेक्टस का मतलब दायां। ठीक, यदि वामावर्त हो तो यस पक्ष यानी सिनिस्टर कहते हैं। इसमें अभी आपको हम बताते हैं कि जो कायरल परमाणु होता है, जैसे इसमें दो और दे, रेक्टस पक्ष यानी R विन्यास इसको कहते हैं, D विन्यास कहा जाता है। जब इस कार्बन परमाणुओं का अंकन करते हैं, तो जो इसमें देखिए कायरल परमाणु किसे कहते हैं, हमने आपको बताया था पहले। कायरल परमाणु ये होता है कि वह कार्बन अणु, या कायरल परमाणु कहते हैं, या कार्बन असममित कार्बन परमाणु, इसको असममित कार्बन परमाणु कहते हैं, क्योंकि इस कार्बन की चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न समूहों द्वारा संतुष्ट होती हैं। ठीक, जैसे आप देखिए HCOH CH3, इसमें आपके चारों संयोजकताएं जो है क्या है, ये नहीं रहेगा, सॉरी इसको मिटा लीजिएगा, ये नहीं बनाइएगा। चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न हैं। ठीक, तो इसमें आप देखो ये है, जब हम ये क्रियात्मक समूह से अंकन करते हैं किसी परमाणु का, तो कार्बन 1 2 3 ये R समूह पे आएगा, तो हम देखेंगे जो यानी अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पर OH किस डायरेक्शन में है। अगर यह R है, R यानी रेक्टस राइट दायां पक्ष है, इसलिए हम R पक्ष यानी R विन्यास कर सकते हैं इसको, R कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, और जब बाएं पक्ष में होगा, जैसे CH3 या क्रियात्मक समूह अंकन करेंगे 1 2 3 यानी लास्ट से पहले वाले, अगर बाम यानी एंटी डायरेक्शन में होता है, एंटी क्लॉकवाइज में होता है, तो उसको यस पक्ष कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब इसमें कि COOH और ये क्या है, बाएं तरफ है, यानी ये क्या बायां है, एंटी क्लॉकवाइज में है, तो इसलिए यस पक्ष होगा, और जो क्लॉकवाइज होगा वो राइट पक्ष, यानी उसको हम रेक्टस कहते हैं। R मतलब रेक्टस से, तो इसलिए R दर्शाते हैं, और सिनिस्टर से इसलिए यस दर्शाते हैं। तो ये देखेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यानी ये 3 कार्बन पे लेंगे, तो ये जो पहला है ये दर्शाता OH, तो इस पर हम लिखेंगे तो ये कह सकते हैं कि ये दाएं पक्ष में है। रेक्टस मतलब होता राइट, लैटिन नेम क्या है, राइट से लिया गया है, तो इसी को हम मानते हैं। और वामा पक्ष, इसी को कहते हैं आर्यस विन्यास। आर्यस विन्यास का मतलब समझिए कि जो आपका ये जो दिया है इसी के अनुसार व्यवस्थित होते हैं। ठीक, जैसे अब मान लीजिए इसमें सबसे पहले ब्रोमीन तो है नहीं, क्लोरीन है नहीं, OH है, OH है लगा, अब OH लेंगे, ये है प्राथमिकता के आधार में पहले ये देखेंगे OH, फिर इसके बाद क्या देखते हैं COH, तो यहाँ पे COH है, फिर इसके बाद क्या देखते हैं OORH, तो CH3, तब न CH3 आएगा, फिर लास्ट में H आएगा। तो इसके डायरेक्शन को लेकर के हम बनाते हैं। ठीक, इसी को कहते हैं आर्यस विन्यास। क्या कहते हैं, आर्यस विन्यास। मतलब आर्यस विन्यास उसमें पाया जाता है जिसमें कम से कम एक कार्बन परमाणु असममित कार्बन परमाणु हो या किरेल अणु हो, यानी जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न हो, उन्हीं में ये पाया जाता है। ठीक, तो आज आर्यस विन्यास पढ़े। कल इस चैप्टर में एक और टॉपिक देंगे, हालांकि यहाँ से नहीं है, वो चैप्टर कार्बोहाइड्रेट से होगा।
लेकिन हम इसी में पढ़ा देंगे जो डीएल विन्यास पढ़ा जाता है। ठीक, ये भी सेम इसी की तरह से आरएस के तरह से ही है। आरएस में होता है कि एक जो सिनिस्टर होते हैं और वही क्रम में चलते हैं। आरएस विन्यास को हम इस क्रम में चलते हैं। ठीक, धन्यवाद।